आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेसमैन के बारे में जो कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज मीडिया और पब्लिक के लिए वो एक फ्यूजिटिव बन के रह गया है। रिसेंटली राज शमानी के पॉडकास्ट में विजय माल्या ने अपनी सारी कहानी दुनिया के सामने रखी, लेकिन क्या ये स्टोरी उतनी सीधी है जितनी दिखाने की कोशिश की गई है, या फिर इस कहानी के पीछे कुछ सच्चाई छुपी हुई है जो हमें क्रिटिकली एनालाइज करने की जरूरत। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग माल्या के क्लेम्स का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं मुझे आईसी अपडेट्स इस यूट्यूब चैनल पर। माल्या पॉडकास्ट में बार बार बता रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज उस वक्त के जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे और मीडिया ट्रायल की वजह से वो एक विक्टिम बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, किंगफिशर्स भी इन्हीं कारणों की वजह से डूब गया। सिर्फ किंगफिशर्स नहीं, इसका करियर भी इन्हीं कारणों की वजह से डूब गया, ऐसा वो बता रहे हैं। लेकिन यार, पब्लिक रिकॉर्ड और बैंकिंग डेटा तो कुछ और ही कहता है इस चीज पर। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों, माल्या की जो ये किंगफिशर्स एयरलाइन है, ये पहले दिन से कुछ खास सा प्रॉफिट कमा नहीं रही थी। 2005 में लॉन्च हुआ और 2012 तक आते आते ये 9,000 करोड़ की किंगफिशर्स एयरलाइन एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन के रह गई। लेकिन माल्या इस पर यह कहते हैं कि इन्होंने इस किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने के लिए अपने जेब से 3,000 करोड़ डाल के दिया। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि भाई, जब तुम अपने पैसे डाल रहे थे इस कंपनी में, तो फिर बैंक के लिए गए लोन का क्या हुआ? क्या ये सच नहीं कि 17 बैंकों को डिफॉल्ट किया गया और आम आदमी का पैसा इसमें डूब गया? पॉडकास्ट में विजय माल्या बताते हैं कि किंगफिशर्स उनकी ड्रीम प्रीमियम एयरलाइंस रहेगी, जिसमें बेस्ट क्वालिटी का खाना, बेस्ट सर्विसेज, अलग ही लेवल की एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज वगैरह वगैरह चीजें रहेगी। मगर दोस्तों, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि किंगफिशर्स की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी उसका ओवर एम्बिशियस और कॉस्ट मिसमैनेजमेंट, हाई कॉस्ट मॉडल। लेकिन जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री है, ये बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो इनके जो कॉम्पिटिटर्स थे जैसे कि इंडिगो, इन्होंने लो प्राइस मॉडल अपनाया और सरवाइव किया उस वक्त को। लेकिन किंगफिशर्स स्टैटिक रहा, उन्होंने कोई दूसरा मॉडल नहीं अपनाया और धीरे धीरे अब ये कंपनी लॉस में जाती रही। और फिर इसके बाद माल्या ने एक और एयरलाइंस एयर डेक्कन को एक्वायर किया, जिससे कंपनी पर लॉस का प्रेशर बढ़ता रहा। लेकिन विजय माल्या ने इस चीज पर भी रिस्क उठाया और पूरी तरीके से फेल हो गए। और अब ये बुढ़ा कहीं किसी एसी रूम में बैठकर आराम से पॉडकास्ट करते हुए ये कह रहा है कि ये सब गवर्नमेंट की गलती थी। इसकी तो कोई गलती नहीं थी, रिस्क खुद का, डिसीजन इसका, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहाँ से बीच में आ गई? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो यहाँ पर क्या सिर्फ गवर्नमेंट और क्राइसिस को ब्लेम करना सही है? क्या यहाँ पर इसका डिसीजन कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो रहा था? माल्या पॉडकास्ट में खुल के कहता है कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ था, सारी कोलेटरल दी गई थी उससे, और जो 9,000 करोड़ का आंकड़ा है ये भी मीडिया ने इन्फ्लेट किया है। लेकिन सीबीआई, ईडी और इंडियन कोर्ट्स ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनाया इस चीज के बारे में। 2016 में सीबीआई और ईडी ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और उन्होंने इस 9,000 करोड़ के केस को एक विलफुल डिफॉल्ट का केस बना दिया। माल्या पे मनी लॉन्ड्रिंग और फंड्स का मिसयूज करने का केस इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्टर किया और उनको एक विलफुल डिफॉल्टर करके डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन माल्या पॉडकास्ट में बताता है कि उनका सारा पैसा फ्रीज कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो कोई भी पेमेंट अपनी नहीं कर पाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि भाई, जब आपके पैसे अकाउंट से फ्रीज हो गए हैं, तो फिर आप ये पार्टीज कहाँ से कर रहे हो? उनकी लैविश पार्टी, पर्सनल लग्जरी जेट्स और बाहर ये जो आइलैंड्स वगैरह खरीद रहे थे, प्रॉपर्टीज में, एसेट्स में पैसा डाल रहे थे, ये पैसा आ कहाँ से रहा था? 2012 के बाद किंगफिशर्स के एम्प्लॉइज को कई महीनों तक सैलरी नहीं मिली। लेकिन 2015 में इस बुढ़ऊ के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि एक आलीशान बर्थडे पार्टी इसने ऑर्गेनाइज कर दी। माल्या कहते हैं कि ये जो पार्टी वगैरह थी, ये तो इनके पर्सनल फंड से चल रही थी। लेकिन क्या ये पब्लिक सेंटिमेंट्स को जस्टिफाई करता है? देखो, जब आप किसी बड़े पोजीशन पर होते हो तो फिर सबसे पहले क्वेश्चनेबल जो एक्शंस होते हैं वो आप ही के होते हैं। पॉडकास्ट में विजय माल्या बहुत ही कैजुअली आराम से बताते हैं कि भाई, मार्च 2016 में जब मैं गया था, मैं भागा नहीं था, मेरे सारे इवेंट्स यूके जाने के लिए प्री प्लान थे। लेकिन फैक्ट्स कुछ और ही कहते हैं। 2016 में जब ये बंदा यूके गया तो उसके तुरंत बाद इसका पासपोर्ट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। इतना ही नहीं, बैंक्स और कोर्ट के स्टेटमेंट्स के हिसाब से ये बंदा अपने लोन्स टाइम पे रीपे नहीं कर पाया था और ये कहता है कि मैंने तो सेटलमेंट की बात की थी। चलो मान लेते हैं कि तुमने सेटलमेंट की बात की, लेकिन सेटलमेंट दो लोगों के टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री करने के बाद होती है। बैंक्स को आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पसंद आई तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इसमें बैंक्स थोड़ी ना कुछ कर सकती है। और रही बात वापस न आने की, तो ये बंदा कहता है कि मुझे कभी किसी ने बुलाया नहीं, मुझे तो सस्पेंड कर दिया। लेकिन इनको कई दफा इंडियन कोर्ट्स ने कहा कि आप वापस आओ, हमें ये क्लैरिफिकेशन दो
लेकिन ये बंदा कभी आया ही नहीं वापस। एनआरआई और एक यूके रेसिडेंट होना ये सारी एक अलग बात है, लेकिन जब आपको इंडियन लॉ बुलाता है वापस तो आप क्यों नहीं आए, ये सबसे बड़ा सवाल वहां पर आता है। जब एक ऑर्डिनरी सिटीजन पर भी कोई केस होता है तो उसको भी झक मार के आना ही पड़ता है कोर्ट में, भाई यार तुम तो इतने बड़े बिजनेसमैन थे तब के, फिर तुम क्यों नहीं आए। उस पॉडकास्ट से हमें विजय माल्या की एक साइड की स्टोरी तो दिखती है, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल व्यूअर हमें दोनों साइड्स को चेक करके आराम से उस पॉडकास्ट को अभी फिर से डिटेल में देखना होगा कि कितनी हद तक वहां पर सच्चाई है विजय माल्या की और फैक्ट्स और फिगर्स क्या बताते हैं। अब तक जितना हमने चेक किया फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे हमें ये क्लियरली दिखा कि विजय माल्या की डिसीजंस ने ही उनका करियर ले डूबा। वही हाई रिस्क डिसीजन थे जिसकी वजह से किंगफिशर्स का एक फेल्यूर आया, जहां पर लोग सरवाइव करने के लिए प्राइस कॉस्ट कम कर रहे थे। ये बंदे ने बिल्कुल नहीं किया, उल्टा एक और कंपनी खरीद ली और यही मिसमैनेजमेंट इनका करियर ले डूबा। सिर्फ करियर नहीं, कई लोगों के पैसे ले डूबा। उस पॉडकास्ट के बेसिस पर अब हमें सीधा गवर्नमेंट को ट्रोल या फिर मीडिया को ट्रोल करना शुरू नहीं करना चाहिए। फैक्ट्स पढ़ो, सारी सोर्सेज देखो और फिर उसके बाद डिसीजन लो कि विजय माल्या आखिर में सच में भगोड़ा था या फिर ये एक चोर हो। जहां वो सीधे कह रहा है कि भाई मैं चोर नहीं हूँ, भगोड़ा कह सकते हो, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये हम डिसाइड करेंगे, ये देश डिसाइड करेगा। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा देना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।